नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए नीट पेपर लीक और इसके उस असर की जो सीधे हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। तो आइए इस संकट की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये कैसे एक सिस्टम की विफलता की कहानी बयां करता है। आज की इस चर्चा को हम कुछ मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहले नीट 2024 का संकट, फिर इस पर नेताओं की खामोशी, भ्रष्टाचार का पूरा इकोसिस्टम। उसके बाद समझेंगे कि आखिर नौकरियां कम क्यों हो रही हैं, चुनाव बनाम परीक्षाएं, और आखिर में एक बहुत बड़ी जनसांख्यिकीय आपदा जो हमारे सामने खड़ी है। हम सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस एक घटना से जूम आउट करते हुए पूरे देश की हकीकत को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं नीट 2024 के इस भयंकर संकट से। इस समस्या का असली पैमाना और इसकी मानवीय कीमत क्या है, इसको गहराई से समझने के लिए स्रोत में बताए गए कुछ कच्चे और वास्तविक आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 22,50,000 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन छात्रों की संख्या है जिन्होंने इस साल नीट की परीक्षा दी थी और जो इस पेपर लीक से सीधे तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सोचिए, इतने सारे बच्चों की मेहनत और उनका भविष्य एक झटके में अधर में लटक गया। और ध्यान दीजिए, बात सिर्फ इन बच्चों तक सीमित नहीं है। अगर हम इसमें उनके परिवार वालों को भी मिला लें, जैसे माता पिता और भाई बहन, तो ये आंकड़ा सीधे 1 करोड़ के पास पहुंच जाता है। मतलब एक संस्थागत विफलता की वजह से आज लगभग 1 करोड़ लोग मानसिक और आर्थिक रूप से भारी परेशानी झेल रहे हैं। अब इस पूरी घबराहट की असली वजह समझिए। देश भर में आम आदमी के बजट में आने वाली सरकारी मेडिकल सीटें कितनी हैं? सिर्फ और सिर्फ 60,000 के आसपास। और उम्मीदवार लाखों में। सीटों और उम्मीदवारों के बीच का ये जो जमीन आसमान का अंतर है ना, यही इस पूरे संकट और गलाकाट प्रतिस्पर्धा की सबसे बड़ी जड़ है। अब आते हैं एक और बहुत ही आश्चर्यजनक बात पर, नेताओं की खामोशी। स्रोत में एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास दिखाया गया है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर युवाओं की बात करने वाले वो नेता अब गए कहां। स्रोत में बड़ी बेबाकी से ये बात रखी गई है कि जो नेता कुछ ही समय पहले जेन ज़ी या युवाओं के मुद्दों को उठाने के नाम पर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे थे, आज जब इन 22.5 लाख छात्रों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो गायब हैं। इस भयंकर संकट पर उनकी तरफ से एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। और हालात देखिए, एक तरफ इतने बड़े परीक्षा लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लगभग नजरअंदाज किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सिस्टम का पूरा फोकस आईटी नियमों का इस्तेमाल करके आलोचनाओं को दबाने पर है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि व्यवस्था छात्रों की समस्या सुलझाने से ज्यादा तेज अपनी राजनीतिक छवि बचाने में है। ये बात सीधे तौर पर हमें हमारी चर्चा के अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर लाती है, भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये पेपर लीक कोई एक दिन की गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मुनाफे वाले सिस्टम का हिस्सा है जो एक दुष्चक्र बन चुका है। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले नौकरियों की भारी कमी है, जिससे लोगों में अपने भविष्य को लेकर एक भयानक हताशा और पैनिक पैदा होता है। इसी हताशा में लोग सुरक्षा के लिए रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं, और जहां इतना सारा पैसा बीच में आ जाए, वहां पेपर लीक करने वालों को एक जबरदस्त मोटिवेशन मिल जाता है। ये एक ऐसी साइकिल है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि बीमारी सिर्फ नीट की नहीं है। एसएससी 2023 और 24 के छात्र भी तो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019 के रेलवे परीक्षा को ही ले लीजिए, 2.5 करोड़ आवेदकों से 500-500 रुपए फीस ली गई और 5 साल तक बिना ठीक से परीक्षा कराए वो पूरा फंड रोक कर रखा गया। ये दिखाता है कि रोजगार के दूसरे बड़े माध्यम भी इसी सिस्टम की खामियों का शिकार हैं। तो अब थोड़ा पीछे हटकर इस आर्थिक हकीकत को समझते हैं कि आखिर ये नौकरियां कम क्यों हो रही हैं। छात्रों में इन सरकारी नौकरियों के लिए आखिर इतनी बेताबी क्यों है? अगर हम सरकारी दावों और जमीनी हकीकत का विश्लेषण करें, तो अंतर साफ दिखता है। एक तरफ $multi-trillion इकोनॉमी और मेक इन इंडिया की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन स्रोत बताता है कि हकीकत में नए उद्योगों की भारी कमी है। हालत यह है कि हम पीने का पानी तक भूटान से आयात कर रहे हैं, और जो शर्ट हम पहन रहे हैं वो इजिप्ट या बांग्लादेश से बनकर आ रही है। रोजगार सृजन का एक बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत यहां समझाया गया है। देखिए, सरकारी नौकरियां मुख्य रूप से निजी क्षेत्र को प्रबंधित करने के लिए होती हैं। अब अगर आसपास नई फैक्ट्रियां या प्राइवेट इंडस्ट्री ही नहीं खुलेंगी, तो नए पुलिस स्टेशन या प्रशासनिक कर्मचारियों की जरूरत ही कहां पड़ेगी?
और नतीजा, सरकारी नौकरियां स्वाभाविक रूप से कम होती जाएंगी। अब आते हैं चुनाव बनाम परीक्षाएं, जो कि पूरी तरह से प्रायोरिटीज का सवाल है। ये हमारे सिस्टम की क्षमता पर एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल खड़ा करता है। सोचकर देखिए, एक तरफ हमारी चुनाव मशीनरी इतनी शानदार है कि पूरे देश के 97 करोड़ मतदाताओं का चुनाव बिना किसी बड़ी चूक के शांति से करवा लेती है, पर वही व्यवस्था जब 22.5 लाख छात्रों की एक परीक्षा सुरक्षित तरीके से करवाने की बात आती है तो बुरी तरह फेल हो जाती है। स्रोत के मुताबिक ये क्षमता की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का स्पष्ट संकेत है। इस बात को यूपीएससी परीक्षाओं से कंपेयर करके देखिए। यूपीएससी के एग्जाम हमेशा एकदम शानदार तरीके से होते हैं, कोई लीक नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां से निकले हुए अधिकारियों को आगे चलकर सरकार चलानी है। लेकिन आम जनता की परीक्षाओं में हमेशा लीक की खबरें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे उच्च वर्ग को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आम नागरिक किस परेशानी से गुजर रहा है। स्रोत इस विषय पर शिक्षा मंत्रालय की एक बहुत तीखी आलोचना भी प्रस्तुत करता है। सवाल ये उठाया गया है कि आखिर शिक्षा मंत्रालय के उच्चतम स्तर पर ऐसे लोग क्यों बैठे हैं जो खुद विशेषज्ञ नहीं हैं। तर्क ये है कि हमें योग्य चांसलर और मंत्री चाहिए, न कि ऐसे राजनेता जो इस मंत्रालय का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने और अपने राजनीतिक फायदे के लिए करें। और इन्हीं सभी विफलताओं का असर हमें ले जाता है इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ, एक मंडराती हुई जनसांख्यिकी आपदा। इन सब का देश के भविष्य पर आखिर क्या और कैसा असर पड़ने वाला है? ये सारी बातें जुड़कर एक बेहद डरावनी तस्वीर बनाती हैं। स्रोत में एक चेतावनी दी गई है जो सीधे सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर हम अपना भविष्य नकली डॉक्टरों, नकली पुलिस और नकली शिक्षकों के भरोसे बनाएंगे तो ये देश आखिर किस दिशा में जाएगा? ये राष्ट्र के रूप में सार्वजनिक सुरक्षा और संस्थानों पर से भरोसा उठने का एक बहुत स्पष्ट संकेत है। युवाओं पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखिए। 18 साल के कच्चे दिमाग वाले छात्र एक भयानक मानसिक आघात झेल रहे हैं। उनका इस देश के राष्ट्रीय संस्थानों से पूरा विश्वास उठ चुका है। नतीजा, जो बहुत मेधावी हैं वो बाहर देश जाने को मजबूर हैं, और जो यहां रह गए वो बेरोजगारी और हताशा से घिरे हैं, जहां सोशल मीडिया बस उन्हें भटकाने का एक अस्थायी जरिया बन गया है। तो आज हमारे सामने दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी एक ऐसी विशाल युवा आबादी जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाए, और दूसरा रास्ता है डेमोग्राफिक डिजास्टर का, जहां लाखों बेरोजगार और गुस्से से भरे युवा पूरे समाज में भारी अस्थिरता ला दें। और इसी चुभने वाले सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। क्या भारत का युवा एक आर्थिक ताकत बनेगा या फिर एक बहुत बड़ी जनसांख्यिकीय आपदा? हकीकत और स्रोत का विश्लेषण अब आपके सामने है, और इस पर गहराई से विचार करना अब पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और विचार करते रहिए।